नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इनर ईयर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ के बारे में, जिसका नाम है मेनायर्स डिजीज़। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या ईटियोलॉजी और कोजेज़ होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, क्या मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट होता है, और सबके लास्ट में हम देखने वाले हैं इसकी हेल्थ एजुकेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द मेनायर्स डिजीज़, डिस्क्राइब द इट्स ईटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों यह 16 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन द मेनायर्स डिजीज़, डिस्क्राइब द इट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। यह 8 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। और थर्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट मेनायर्स डिजीज़ या इनर ईयर डिजीज़, जो कि 4 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसके बाद हम देखते हैं मेनायर्स डिजीज़ क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। इट इज़ ए इनर ईयर डिजीज़ in which increase the level of endolymph due to any infection। यानी कि जो मेनायर्स डिजीज़ होती हैं यह इनर ईयर की डिजीज़ होती हैं जिसके अंदर इंडोलिम्फ का लेवल बढ़ जाता है किसी इन्फेक्शन के कारण। यानी कि जो इनर ईयर में दो स्ट्रक्चर होती हैं मेनली, जिसमें एक होती हैं लेब्रिंथ और एक होती हैं कोक्लिया। कोक्लिया के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम इंडोलिम्फ कहते हैं, और इंडोलिम्फ का लेवल जब बढ़ जाता है उस कंडीशन को हम मेनायर्स डिजीज़ के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ ए इनर ईयर डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड्स ऑफ डीफनेस, टिनाइटस एंड वर्टिगो ड्यू टू डायलेशन ऑफ इंडोलिम्फेटिक सिस्टम और इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ इंडोलिम्फ। यानी कि जो मेनायर्स डिजीज़ होती हैं यह इनर ईयर की डिजीज़ होती हैं जिसके अंदर डीफनेस यानी बहरापन, टिनाइटस यानी कि रिंगिंग सेंसेशन ऑफ ईयर्स एंड वर्टिगो यानी चक्कर आना। यानी कि पेशेंट के अंदर बहरापन, टिनाइटस और वर्टिगो के एपिसोड आते हैं जो कि डायलेशन ऑफ इंडोलिम्फेटिक सिस्टम और इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ इंडोलिम्फ के कारण देखने को मिलते हैं। यानी कि जो मेनायर्स डिजीज़ होती हैं इसके अंदर इंडोलिम्फेटिक सिस्टम का डायलेशन हो जाता है जिसके कारण इंडोलिम्फेटिक फ्लूइड बढ़ जाता है और जिसके कारण डीफनेस, टिनाइटस और वर्टिगो जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर। तो ये थी दोस्तों मेनायर्स डिजीज़ की डेफिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं इसका डायग्राम, जिसमें फर्स्ट पिक्चर के अंदर नॉर्मल इंडोलिम्फ दिखाया गया है। मेनली जो इनर ईयर होता है इसके अंदर दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जिसमें फर्स्ट होता है लेब्रिंथ और सेकंड होता है कोक्लिया। और कोक्लियर पार्ट के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम एंडोलिम्फ कहते हैं और यह सोडियम रिच फ्लूइड होता है। इसके अंदर इसका लेवल इंक्रीज होने की कंडीशन को हम मेनायर्स डिजीज़ कहते हैं। जैसा कि सेकंड पिक्चर के अंदर दिखाया गया है, डिस्टेंडेड इंडोलिम्फ यानी जो इंडोलिम्फ है उसका लेवल बढ़ जाता है मेनायर्स डिजीज़ की कंडीशन के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं ईटियोलॉजी और कोजेज़ कि क्या क्या कारण होते हैं
जो कि मेनायर्स डिजीज़ कोज करते हैं। इसमें पहला है अननोन कोज, यानी कि मेनायर्स डिजीज़ का कोई एग्जैक्ट कोज नहीं है होता है, लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनमें एलर्जिक टॉक्सिसिटी यानी एलर्जी के कारण, इस्चीमिया यानी कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई की कमी के कारण, हेमरेज यानी कि जो इनर ईयर के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं उनका रप्चर होने के कारण वहाँ से ब्लीडिंग होती है, जिसे हम इंटरनल ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। उस कंडीशन को हेमरेज कहा जाता है। वायरल इन्फेक्शन, किसी वायरल के एक्सपोज़र के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी बैक्टीरिया के एक्सपोज़र के कारण, ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स यानी कि जो ऑटोटॉक्सिक ड्रग होती हैं उनकी हाई डोज के कारण भी मेनायर्स डिजीज़ देखने को मिल सकता है। हेड इंजरी और हेड इंजरी के पेशेंट के अंदर भी मेनायर्स डिजीज़ हो सकती हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर ऑफ मेनायर्स डिजीज़। इसके बाद हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं मेनायर्स डिजीज़ के अंदर। ड्यूरिंग अटैक्स यानी अटैक के टाइम पर, टिनाइटस यानी कि पेशेंट को रिंगिंग सेंसेशन सुनाई देते हैं। डिजीनेस, पेशेंट को डिजीनेस फील होता है। पेशेंट रेस्टलेसनेस रहता है। रिड्यूस हेयरिंग एबिलिटी ऑफ इन्वॉल्व साइड, यानी कि जो पेशेंट की सुनने की क्षमता होती है वह रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। पेशेंट को प्रॉपर सुनाई नहीं देता है। वर्टिगो, पेशेंट को चक्कर आते हैं, यानी कि बॉडी बैलेंस में अल्टरेशन देखने को मिलता है। वोमिटिंग ड्यूरिंग सडन मोशन ऑफ हेड, यानी कि जब पेशेंट उसका हेड अचानक घुमाता है तो पेशेंट को वोमिटिंग जैसा फील होता है। इरिटेबिलिटी, पेशेंट इरिटेट रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। लॉस ऑफ बैलेंस, जो पेशेंट का बैलेंस होता है वह लॉस हो जाता है, यानी कि जो ईयर होता है इसके कॉमनली दो फंक्शन होते हैं, एक हेयरिंग का और दूसरा बॉडी बैलेंस का। और मेनायर्स डिजीज़ के अंदर हेयरिंग लॉस भी देखने को मिलता है और बॉडी बैलेंस भी अल्टर्ड हो जाता है। इसके बाद आफ्टर अटैक यानी अटैक, एपिसोडिक अटैक के बाद में पेशेंट बिहेव नॉर्मली एंड में कंटिन्यू वर्किंग, पेशेंट का जो बिहेवियर होता है वह नॉर्मली हो जाता है अटैक के बाद में, और पेशेंट फिर से अपना कार्य करने लगता है, वर्किंग करने लगता है। ओनली कंप्लेंट में बी टिनाइटस और इम्पेयर्ड हेयरिंग, और आफ्टर अटैक के बाद में पेशेंट को टिनाइटस और इम्पेयर्ड हेयरिंग की कंप्लेंट रहती है। तो ये थे दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसके बाद हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कि क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं मेनायर्स डिजीज़ के अंदर। इसमें पहला है हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। पेशेंट से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है। ऑडियोमेट्री, पेशेंट का जो एयर होता है उसकी ऑडियोमेट्री चेक की जाती हैं, असेस की जाती हैं, यानी उसकी हेयरिंग कैपेसिटी को असेस किया जाता है। बाय साइन एंड सिम्टम्स, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स को असेस किया जाता है। इंडोकोक्लियोग्राफी, जो कोक्लिया होता है उसकी एक्सरे कैरी आउट की जाती है और उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। स्कल एक्सरे, पेशेंट की स्कल का एक्सरे कैरी आउट किया जाता है। सीटी स्कैन और एमआरआई कैरी आउट की जाती हैं पेशेंट के अंदर। तो ये थे दोस्तों डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। इसके बाद हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट कि इस कंडीशन के अंदर क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेस्टिबुलर सप्रेसेंट
यानी कि मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर वेस्टिबुलार सप्रेसेंट एजेंट दिए जाते हैं जो कि इंडोलिम्फ के सिक्रीशन को कम करते हैं। इसमें पहला है मैक्लिजीन अप टू 25 mg 4 टाइम्स इन ए डे। मैक्लिजीन मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को 4 टाइम्स इन ए डे। डाइफिनहाइड्रामाइन 25 to 50 mg 3 टाइम्स ए डे। डाइफिनहाइड्रामाइन मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है। डायूरेटिक्स पेशेंट को डायूरेटिक्स प्रोवाइड की जाती हैं जो कि यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती हैं। इसमें फ्रूसेमाइड, थायाजाइड और लूप डायूरेटिक्स होती हैं। माइल्ड सेडेटिव्स यानी कि ऐसी ड्रग्स या मेडिकेशंस जो कि सेडेशन लाती हैं यानी कि पेशेंट को नींद लाती हैं, इसमें एल्प्राजोलम शामिल होती हैं। एंटीहिस्टामिन और एलर्जी की ट्रीटमेंट के लिए एंटीहिस्टामिन मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं जिसमें सिट्राजिन, लियोसिट्राजिन मेडिकेशन होती हैं। स्टेरॉइड्स और इन्फेक्शन की कंडीशन के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस दी जाती हैं जो कि इन्फ्लामेशन को कम करती हैं। इसमें डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोलोन दी जाती हैं। एंटी वर्टिगो यानी कि जो चक्कर आते हैं पेशेंट को उसके ट्रीटमेंट के लिए डोमपेरिडोम दी जाती हैं मेडिकेशन। एंटी इमेटिक यानी कि जो पेशेंट को वोमिटिंग होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए डोमपेरिडोम, प्रोमेथाजीन मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल कंडीशन के अंदर एंटीबैक्टीरियल थेरेपी और वायरस इन्फेक्शन की कंडीशन के अंदर एंटीवायरल थेरेपी भी प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। तो ये था दोस्तों मेडिकल मैनेजमेंट। इसके बाद हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट कि इस कंडीशन के अंदर कौन कौन सी सर्जरी की जा सकती हैं। इसमें सबसे पहला है कंजर्वेटिव सर्जरी फॉर रिड्यूस द प्रेशर ऑफ इंडोलिम्फेटिक स्पेस, पुट सिंपल सेक डीकम्प्रेशन और सेक शंट बाय सर्जरी। यानी कि कंजर्वेटिव सर्जरीज़ के अंदर इंडोलिम्फेटिक स्पेस में प्रेशर को कम करने के लिए सिंपल सेक डीकम्प्रेशन और सेक शंट इम्प्लांट किए जाते हैं इनर ईयर के अंदर, जिससे कि इंडोलिम्फ के प्रेशर को मिनिमाइज़ किया जा सके, कम किया जा सके। इसके बाद सेकंड टाइप की सर्जरी होती है डिस्ट्रक्टिव सर्जरी। इसके अंदर पहली सर्जरी होती है लेब्रिंथेक्टोमी, जिसके अंदर ए सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव द स्ट्रक्चर ऑफ लेब्रिंथ फॉर रिड्यूस वर्टिगो। और लेब्रिंथेक्टोमी सर्जरी के अंदर जो लेब्रिंथ पार्ट होता है कोक्लिया का, उसे सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है जिससे कि वर्टिगो को रिड्यूस किया जा सकता है। यानी कि जो लेब्रिंथ वाला पार्ट होता है वह बॉडी बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद सेकंड टाइप की सर्जरी होती है वेस्टिबुलार नर्व सेक्शन, यानी ए सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव वेस्टिबुलार नर्व ऑफ इंट्राक्रेनियल। यानी कि जो वेस्टिबुलार नर्व होती हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है जो कि बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिससे कि वर्टिगो को रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये थी दोस्तों दो टाइप की सर्जरी जो कि मेनायर्स डिजीज़ के अंदर की जाती हैं। इसके बाद इसके कॉम्प्लिकेशन देखते हैं कि इस कंडीशन को ईयरली स्टेज के अंदर ट्रीट नहीं किया गया तो आगे चलकर यह डिज़ीज़ इरिवर्सिबल हेयरिंग लॉस कॉज कर देती है, जिसके अंदर पेशेंट को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है और जो इरिवर्सिबल होता है। इंजरी ड्यू टू फॉल्स, पेशेंट को इंजरी होने की रिस्क होती है क्योंकि वर्टिगो के कारण पेशेंट गिर सकता है। इस वजह से डिसेबिलिटी, पेशेंट को
परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, जैसे कि डीफनेस, बहरापन हो सकता है पेशेंट को। इसके बाद देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट कि इस कंडीशन के अंदर नर्स के द्वारा क्या क्या इंटरवेंशन किए जाते हैं। असेस द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ अटैक। सबसे पहले नर्स के द्वारा पेशेंट के जो एपिसोड हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और सेवियरिटी को असेस किया जाता है। प्रोवाइड लो सोडियम डाइट टू पेशेंट। पेशेंट को लो सोडियम डाइट लेने के लिए सजेस्ट किया जाता है, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट। पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। अवॉइड इंटेक ऑफ एल्कोहल एंड स्मोक। एल्कोहल और स्मोक के यूज़ के लिए, इंटेक के लिए पेशेंट को एजुकेट किया जाता है। एडवाइज टू रेस्ट्रिक्ट सडन मूवमेंट ऑफ हेड। और हेड के सडन मूवमेंट के लिए पेशेंट को मना किया जाता है। एडवाइज टू रेस्ट्रिक्ट रीडिंग एंड ब्राइट लाइट। पेशेंट को रीडिंग यानी पढ़ने के लिए और ब्राइट लाइट में जाने के लिए रोका जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। पुट बेड साइड रेल्स। पेशेंट की जो बेड साइड रेल्स होती हैं उनको लगाया जाता है, जिससे कि गिरने की रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके। प्रोवाइड ऑल जनरल केयर टू पेशेंट। और पेशेंट को रूटीनली केयर, जनरल केयर प्रोवाइड की जाती हैं नर्स के द्वारा। तो ये थी दोस्तों नर्सिंग मैनेजमेंट। इसके बाद हम देखते हैं हेल्थ एजुकेशन कि पेशेंट को क्या क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती हैं नर्स और डॉक्टर्स के द्वारा। इंस्ट्रक्ट द प्रॉपर यूज़ ऑफ हेयरिंग एड्स। पेशेंट को हेयरिंग एड्स के लिए प्रॉपर यूज़ के लिए एजुकेट और इंस्ट्रक्ट किया जाता है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड स्मोकिंग और टैबेको। और पेशेंट को स्मोकिंग और टैबेको को अवॉइड करने के लिए एजुकेशन दी जाती है। मेंटेन वेल ह्यूमिडिफाइंग इन्वायरमेंट। पेशेंट को वेल ह्यूमिडिफाइड इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर शोर शराबा ना हो और इन्वायरमेंट ह्यूमिडिफाइंग हो। एजुकेशन अबाउट प्रॉपर केयर ऑफ सर्जिकल साइट। और सर्जिकल साइट की प्रॉपर केयर के लिए एजुकेट किया जाता है पेशेंट को। एजुकेट अबाउट वेल न्यूरिश्ड डाइट। पेशेंट को वेल न्यूरिश्ड डाइट के लिए एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। एजुकेट अबाउट रूटीनली असेसमेंट। और पेशेंट को रूटीनली असेसमेंट के लिए एजुकेशन दी जाती हैं नर्स के द्वारा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और अन्य वीडियो लेक्चर के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।